दोस्ती के नए दौर पर मेगा कवरेज फर्स्ट इंडिया की लगातार जारी है। और जिस तरीके से मैक्रो आमेर महल पहुंचे और वहां दीवाने खास में उन्होंने वहां के बारे में जानकारी ली और वहां से अब शीश महल के लिए वो आगे बढ़े हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी का काफिला जो आगे बढ़ता हुआ, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और मैक्रो दोनों की मुलाकात होनी है। और यह महज इत्तेफाक नहीं है कि 2017 में फ्रांस के राष्ट्रपति बनने के बाद मैक्रो 4 बार भारत का दौरा कर चुके हैं, क्योंकि दोस्ती है। और मैक्रो हमेशा अपने बयान में जब प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र आता है तो मेरे दोस्त से कहकर ही वो संबोधित करते हैं। बहरहाल जयपुर के अंदर ये दौरा मानकर चलिए कि पर्यटन कारोबार के लिए एक बूस्टर डोज की तरह होगा। इसके अलावा जिस तरीके से मैक्रो जयपुर में आए हैं, उनके साथ फ्रांस के कई उद्योगपति आए हैं, उससे राजस्थान में निवेश के रास्ते खुलेंगे। और जब इस तरीके से किसी राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष किसी शहर का दौरा करते हैं तो फिर उस शहर की नीति बदलती नजर आती है। लेकिन यह महज इत्तेफाक भी नहीं है कि पेरिस जो फ्रांस की जान है और हिंदुस्तान का पेरिस जयपुर है, तो पेरिस से पेरिस के बीच का जो सफर तय हुआ है उसमें कई समानताएं हैं। और उन समानताओं को आंखों में कैद करते हुए इमैनुअल मैक्रो, दोनों के बीच में अनेकों समानताएं, और इसलिए उनको यकीनन ऐसा नहीं लगा होगा कि वो जयपुर आए हैं, उनको लगा होगा कि वो पेरिस के प्रतिबिंब में आए हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी का काफिला जंतर मंतर में मुलाकात होनी है और वहां प्रयोगशाला को समझा भी जाएगा। लेकिन जो जानकारी उसके मुताबिक आमेर महल से मैक्रो सिटी पैलेस जाएंगे और सिटी पैलेस से लगता हुआ ही जंतर मंतर है, तो वहां वो जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से मैक्रो ने अपने काफिले को जयपुर के रास्तों में अभिवादन के साथ जोड़ दिया, उससे मानकर चलिए कि जनता उनके साथ जुड़ गई होगी। क्योंकि जिस अंदाज में हाथ हिलाते हुए उन्होंने जयपुराइट्स का अभिवादन स्वीकार किया, जयपुराइट्स को भी लगा कि जो इंतजार वो कर रहे थे वो इंतजार पूरा हुआ। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जो बीते 2 महीनों में दूसरी बार जयपुर में नजर आए हैं, रोड शो करते नजर आएंगे। इससे पहले आपको ध्यान होगा विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने रोड शो किया था और उस दौरान सड़क पर पैर रखने तक की जगह नहीं थी। जिससे पूछा जा रहा था वो कह रहा था कि हम प्रधानमंत्री मोदी को देखने आए हैं। और दूसरी तरफ जरा सोचिए, हिंदुस्तान में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है और राम मंदिर के निर्माण के बाद प्रधानमंत्री पहली बार छोटी काशी आ रहे हैं। अब यह संबंध भी अपने आप में अटूट है, क्योंकि भगवान राम विष्णु के अवतार और भगवान विष्णु महादेव को पूजते हैं और महादेव जहां साक्षात विराज होते हैं वो काशी कहलाती है और जयपुर छोटी काशी है। मेरी सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, ये पेरिस टू पेरिस का सफर है, क्योंकि जयपुर को भी पेरिस ही कहा जाता है और इन सब के बीच में अनेकों संभावनाएं हैं। पर्यटन से जुड़ी, कारोबार से जुड़ी। एक दोस्त दूसरे दोस्त के बुलावे पर बीते 6 सालों में चौथी बार आ रहा है। बिल्कुल, और विजेंद्र आपका इंतजार था सुबह से। और ये जो आपने कहा पेरिस टू पेरिस का संबंध, इसका मैं वहीं खड़ी हूँ जो संबंध है। और देखिए संबंध क्या है, हेरिटेज भी है। कोई भी संबंध चाहे 2 देशों के बीच में हो, 2 व्यक्ति के बीच में हो, वो भावनात्मक होता है और लक्ष्य के साथ होता है। और ये दोनों देश ऐसे हैं जिनमें भावनात्मक संबंध है। इसकी वजह ये है कि आज को आपको जो हम अपने दर्शकों को जो यहाँ पे परकोटी की दीवारें दिखा रहे हैं, आप अगर पेरिस जाएंगे ना विजेंद्र, तो अपने फैमिली के साथ, तो आप इस तरह का ही वहाँ पर हेरिटेज देखने वाले हैं, इसी तरह का आर्किटेक्ट देखने वाले हैं। और इन दोनों को जिस तरीके से संयोजा जा रहा है, देखिए कोई अपडेट यहाँ पर हुआ है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। कुछ हलचल के बाद हम चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए अपडेट, कुछ वीआईपी मोमेंट यहाँ पर होता नजर आ रहा है। और देखिए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा यहाँ पर पहुंचे हैं मौका मुआयना करने के लिए। और कुछ देर पहले ये मौजूद थे, इससे पहले जो एलएमबी और उस तरफ के इलाके में, और अब मौका मुआयना करने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। आपको अपडेट दे रहे हैं विजेंद्र यहाँ पर, क्योंकि कुछ ही देर में आपको बता दें, और सीपी जोशी पीछे बैठे हुए हैं।
साथ में आगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है, पीछे सीपी जोशी है, साथ में पूरी सिक्योरिटी है और बड़ी चौपड़ से अब ये छोटी चौपड़ की तरफ जाते हुए मौका मुआयना कर रहे हैं, क्योंकि ये वही पॉइंट है जो आखिरकार यहाँ पर दोनों प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट यहाँ पर पहुंचेंगे और यहाँ पर चाय पिएंगे जबरदस्त। और क्या तैयारियां हैं, मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे थे, पूरी तैयारियां, इंतजार किस चीज का है? नहीं, बिल्कुल तैयारी है और एक जश्न का माहौल है। क्या मोदी जी और उनके मित्र फ्रांस के राष्ट्रपति आ रहे हैं, जो देख रहे हैं जयपुर के अंदर जश्न का माहौल है। जयपुर ने क्या तैयारियां की है स्वागत? जयपुर ने फूल वर्षा की है, पलक पावने बिछाया जयपुर ने और राजस्थानी संस्कृति से स्वागत कर रहे हैं। और जिस तरीके से फ्रांस के राष्ट्रपति और मोदी जी आ रहे हैं, यहाँ का जयपुर का टूरिस्ट का व्यापार बढ़ेगा। लोगों का जब टूरिस्ट आएगा तो व्यापार बढ़ेगा, यहाँ खुशहाली आएगी। बिल्कुल। तो ये टूरिज्म का जो जिक्र यहाँ पर हो रहा है, देखिए, एक तो क्या आध्यात्मिक चेतना, जिसका आप थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे, ये पहले नहीं था। अब क्या है विजेंद्र, अगर आपको छुट्टी मिलेगी तो क्या आप पेरिस जाएंगे या आप पहले कोशिश करेंगे कि मैं काशी होके आता हूँ या मैं उज्जैन चला जाता हूँ या मैं अयोध्या चला जाता हूँ? शायद आप यही कहेंगे कि नहीं, इस बार अयोध्या होके आते हैं, इस बार उज्जैन जाते हैं, कॉरिडोर देखेंगे, पर्यटन का पर्यटन होगा और देश में ही। या फिर शादी भी अगर हो किसी की आपके परिवार में, तो आप ये नहीं कहेंगे पेरिस में शादी करें, हम उन संबंधों के अलावा। तो ये आध्यात्मिक चेतना के साथ साथ टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात है। अब पर ये बात है कि अगर पेरिस से कोई आना चाहेगा तो वो भारत आना चाहेगा, क्योंकि जब आज वो तस्वीरें यहाँ पे देखेंगे, जो प्रेसिडेंट शॉपिंग करते हुए नजर आएंगे, यहाँ पर जेम स्टोन, जिस भी तरह की शॉपिंग होगी, मोजुड़ी की होगी, जो राजस्थान का जो फेमस कल्चर हेरिटेज है उसकी शॉपिंग होगी, तो जरूर पेरिस के लोग, फ्रांस के लोग ये कहेंगे कि हम इंडिया जाएंगे, इंडिया में भी राजस्थान और राजस्थान में भी बड़ी चौपड़ होके शॉपिंग करके आएंगे। और यूपीआई ट्रांजैक्शन बड़ा आसान है। देखिए, भारत अब एक अपन अलग स्तर पर जा चुका है यूपीआई ट्रांजैक्शन डिजिटलाइजेशन को लेकर, और अब जिसके लिए दूसरे देश ये चाहते हैं कि वो टेक्निक भारत से ली जाए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी कोई भी चीज आधे रास्ते नहीं छोड़ते। भले ही वो अपनी एक स्तर पर पहुंच चुके हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि उसको बेहतर तरीके से स्थापित कर दिया जाए। तो आज जब इमैनुअल मैक्रोन यूपीआई करेंगे और जो ये सादा 2047 तक के लिए जो भी पिलर्स हैं, जो भी व्यापार के संबंध कह ले साझा किए जा रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा मैसेज देने वाले हैं। दरअसल सबसे बड़ी बात है, पर्यटन की बात कर ले, हेरिटेज एक्सचेंज की बात कर ले, कल्चर एक्सचेंज की बात कर ले, वैल्यूज की बात कर ले, स्वागत की बात कर ले, क्योंकि आज 26 जनवरी के गेस्ट के तौर पर बुलाया गया, लेकिन वैसे ही 14 जुलाई जो उनका राष्ट्र दिवस होता है, तब प्रधानमंत्री मोदी को बुलाया गया था, जो अक्सर ऐसा नहीं होता। फ्रांस में जब ये राष्ट्र दिवस होता है तो किसी भी बाहर के देश के नेता को नहीं बुलाया जाता, राष्ट्रनेता को, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को बुलाया गया, उनको सम्मान दिया गया। वो ही सम्मान अब प्रधानमंत्री मोदी into 2 करके दे रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री और जिस तरीके के रिश्ते भारत के रूस के साथ हुआ करते थे, कुछ उसी तरीके के प्रगाढ़ रिश्ते इस वक्त भारत के फ्रांस के साथ हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू की तरह दोनों हैं। और सिर्फ इतना नहीं है ना भाई, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, इसके अलावा सोलर एनर्जी हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो, या फिर अपना जिस तरीके से रक्षा उपकरण हम वहां से खरीदते हैं, फ्रांस हमारे साथ एक बड़ा सहयोगी है। लेकिन इन सबसे इतर मैं मुख्यमंत्री का जिक्र करना चाहूंगा, क्योंकि मैं रात से देख रहा हूं उनको, वो एक एक चौराहे पर जा रहे हैं, वो खुद देख रहे हैं, वो सीएमओ में मीटिंग ले रहे हैं, और प्रधानमंत्री जहां पहुंच रहे हैं उससे पहले वो खुद पहुंच रहे हैं। मैं एक उदाहरण के साथ आपसे बात करना चाहूंगा। आप एंकरिंग करती हैं और जमीन पर रिपोर्टर हैं, तो जब आप एंकरिंग कर रही होती हैं तो वो व्यावहारिकता जमीनी होती है, तर्क जमीनी होते हैं और वो जनता से जुड़ते हैं तर्क। इसी तरीके से कार्यकर्ता जब मुख्यमंत्री बनता है तो उनको पता है कि दौरे में क्या समस्या आती है, कहां किस तरीके की समस्याएं होंगी। और इस वक्त तो मुख्यमंत्री नहीं, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के इस दौरे को सफल से सफलतम बनाने के लिए एक कार्यकर्ता की भूमिका में है। शायद ये जो आपने जो अभी तर्क दिया है, यही वजह थी कि कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाया गया। ये जो सामाजिक चेतना की हम बात करते हैं, यही वजह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हम इसको चुनावी तरीके से समझ लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण के लिए काफी कुछ किया। Alors, comme vous avez déjà dit que c'est important d'avoir une culture et une culture. Et aussi, j'étais en France comme assistant de langue en 2020 et je voudrais juste vous poser une question. Comment vous restez en pleine forme? Vous avez une journée bien chargée. Et comment ça s'est passé dans votre vie? Comment vous êtes en pleine forme?
Toujours. Parce que j'y crois, que j'aime ce que je fais, c'est la meilleure façon de le faire, donc c'est l'enthousiasme. Et c'est de porter par les gens parfois les difficultés, il faut les affronter, mais aussi être porté par l'enthousiasme et toutes les choses qu'il y a à faire. Et quand on voit tout ce qui est à faire, à bâtir, regardez, j'étais là, moi, il y a 5 ans, on a déjà fait beaucoup de choses, mais on a des tas de choses à faire ensemble, donc ça donne de la motivation, voilà, l'enthousiasme. के बाद 23 तारीख को जब ये पता चला कि वहां पे पुलिस महकमे से लेकर तमाम लोग अयोध्या से आ चुके हैं बड़े अधिकारी, तो उन्होंने एरियल व्यू लिया, सबको साथ लेके किया, उनको डांटा अपने सीएमओ को। तो हर एक व्यक्ति अब अपने आप को एक वर्कर मानता है, वो भले ही प्राइम मिनिस्टर हो, भले ही चीफ मिनिस्टर हो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का, या भले ही राजस्थान का चीफ मिनिस्टर हो, उसको ये पता है कि अंततः ध्येय है एक वर्कर का। और यही पार्टी है जहां पर एक वर्कर इस पोस्ट पे आ सकता है और ये पोस्ट ली भी जा सकती है अगर काम ठीक से और मंशा के साथ और बेहतर तरीके से नहीं हो रहा। यही आपको नजर आ रहा है यहाँ पर किस तरीके से एक वर्कर कम मुख्यमंत्री यहाँ पर मौका मुआयना करने पहुंचे हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है और इस यात्रा को और भव्य, सफल और सुरक्षित बनाने के लिए यहाँ चाक चौबंद इंतजार भी है और इंतजाम भी किया गया है। लेकिन जो आप कह रहे थे छोटी काशी में को इतना खूबसूरत ये लग रहा है, मैं बचपन में भी आया करती थी अपनी मम्मी के साथ, यहीं शॉपिंग करती थी, ठीक वैसे ही आज जब इमानुएल मैक्रोन यहाँ पर आएंगे, प्रधानमंत्री मोदी उनको यहाँ पर शॉपिंग कराएंगे, यहाँ पे यूपीआई पेमेंट होगा। और सबसे बड़ी बात है, मैं आपको बताऊं कि जब पिछली सरकार थी तो वहां पर पिछली जब लोकसभा थी, एक बार फिर आपको बताएं, सामने तस्वीरों में भजन लाल शर्मा नजर आ रहे हैं मौका मुआयना पूरा करते हुए। वापस से वो पूरा छोटी चौपड़ तक का दौरा करते हुए वापस लौट रहे हैं और अब उस दिशा में जा रहे हैं जहां पर चाय पीने जाएंगे, यानी कि हवा महल की दिशा में वहां पर जा रहे हैं जी, फर्दर मौका मुआयना के लिए, इंतजाम के लिए। और शायद कहीं ना कहीं एक अथॉरिटी रहती है जब मुख्यमंत्री सड़कों पे निकल आते हैं। मुझे याद है एक बार दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित रात को 2 बजे निकल गई थी और उसके बाद का जो इंतजाम था, उसके बाद की जो सुरक्षा थी वो और ज्यादा बेहतर हो गई थी। और कहीं ना कहीं तो जब खुद मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सड़कों पर निकल आते हैं, आपको याद है हाल ही के दिनों में 3 दिनों के लिए प्रधानमंत्री राजस्थान आए थे, डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस में खुद रहे थे, जो कि पहले आज से पहले कभी नहीं हुआ। तो ये सारे ऐसे इन्वॉल्वमेंट हैं, ऐसे जो बिहेवियर है, ऐसे चीजें हैं जो कहीं ना कहीं जनता को ये आश्वस्त करने के लिए काफी हैं कि हम आपके साथ खड़े हुए हैं। आप देखिए पूरी तैयारियां यहाँ पर चल रही हैं और एक बार फिर ये नजारा, प्रधानमंत्री का नारा है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। राजस्थान में नए मुख्यमंत्री के छोटे कार्यकाल जो अभी महज 1 महीने के आसपास का ही हुआ है, उसके लिए अब कहने लगे हैं कि ना वो आराम से बैठते हैं ना आराम से बैठने देते हैं। वो रात के 12 बजे थाने चले जाते हैं देखने के लिए, वो धार्मिक यात्राएं कर रहे हैं, वो सोशल प्रोग्राम्स का हिस्सा हो रहे हैं, वो पॉलिटिकल प्रोग्राम का हिस्सा हो रहे हैं, वो ब्यूरोक्रेसी की लगातार बैठक ले रहे हैं, हर विभाग को समझ रहे हैं और जमीन पर इस तरीके से निरीक्षण कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे दौरे को अगर एक बार समझा जाए तो देश का मीडिया हो या विपक्ष हो, यह पूछेगा जरूर कि आपके दोस्त आए थे, भारत को क्या देकर गए हैं। तो इस सवाल का कुछ जवाब है क्या अदिति? सबसे महत्वपूर्ण है, देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। सबसे पहले आपको बीच में अपडेट दे दें कि प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री आए तो पुष्प वर्षा यहाँ पर की गई है, तो उनका स्वागत किया गया। लेकिन जब 2 देशों के बीच में बात होती है, और मैं ये बात कहना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री उस राज्य से आते हैं जहाँ की फिजाओं में व्यापार है, तो वो व्यापार तो करेंगे और फ्रांस के साथ कर रहे हैं। लेकिन अभी तक भले ही रिश्ते बहुत पुराने हैं, प्रगाढ़ हैं और प्रगाढ़ बनाने, लेकिन जब इंटरनेशनल रिश्ते बनते हैं तो वो उसका आधार होता है अर्थशास्त्र, उसका आधार होता है आर्थिक, उसका आधार होता है सहयोग, साझा सहयोग, उसका आधार होता है कि हम डेवलपमेंट में एक दूसरे का साथ कैसे दे सकते हैं और फिर इंटरनेशनली कब एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। फ्रांस और भारत के रिश्तों पर बात कर लेते हैं। पहला कल्चर, पहला जो ये तमाम चीज़ों एक जैसी नजर आना, दूसरा खान पान भी भले ही एक जैसा नहीं है। आप यहाँ पर जब आते हैं तो आपको फ्रेंच टोस्ट तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पे आप जो हवा महल के सामने जो यहाँ पर आपको होटल और तमाम चीज़ें मिलेंगी, वैसे ही अगर आप फ्रांस जाएंगे तो वहाँ खान पान आपको सिमिलर मिल जाएगा। लेकिन अब हम मजबूत बात करते हैं, जो आपने टेक्नोलॉजी की बात की, सोलर की बात की, रक्षा की बात की। देखिए सबसे बड़ी बात है, एक समय था जब भारत आज़ाद हुआ, उसके 4 दशक तक ब्रिटेन सबसे करीबी यूरोप का देश हुआ करता था। क्यों? क्योंकि हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो हमें ब्रिटेन से समझ नहीं होती थी, तमाम चीज़ें थी। लेकिन धीरे 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 फ्रांस
फ्रांस उस जगह आया। ठीक वैसे ही जैसे रशिया हमारा बहुत अच्छा दोस्त था, लेकिन अब धीरे धीरे फ्रांस उसकी जगह ले रहा है। वजह यह है, रक्षा का जो उत्पादक, सबसे बड़ा उत्पादक अपने आप को मानता है रशिया के बाद फ्रांस, तो वो चाहता है कि उसका जो सबसे बड़ा मार्केट है वो भारत हो। भारत की भी ज़रूरतें उतनी ज़्यादा है। भारत हमेशा से डिपेंडेंट रहा था, अब वो आत्मनिर्भर बन रहा है रक्षा मामलों में, चाहे वो नौसेना हो, फाइटर जेट्स हो, इंजन हो, इसके अलावा तमाम तरीके की चीज़ें हों। ये भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उतना ही महत्वपूर्ण फ्रांस के लिए है। अब चीन की बात कर लेते हैं। चीन आज जिस तरीके से विस्तारवाद की नीति में है, दूसरे बड़े जो देश हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो चीन के साथ अपने संबंध, अपने स्थितियों पर हैं कि आज कैसे संबंध है, आज क्या ज़रूरतों पर हैं। लेकिन फ्रांस वही कहता है, वही सोचता है जो भारत सोचता है। तो भारत और फ्रांस के जो प्रगाढ़ संबंध है, उसका एक बड़ा रीज़न ये है कि उन दोनों की जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों में सोच है वो एक जैसी है, चाहे वो आतंकवाद को लेकर हो, चाहे विस्तारवाद को लेकर हो। फ्रांस ही चाहता है, और आपको याद होगा अगर हम पुराना जाएं कि जब हम न्यूक्लियर टेस्ट में थे, परमाणु परीक्षण कर रहे थे, अमेरिका ने विरोध किया था, दूसरे देशों ने विरोध किया, पर फ्रांस ने हमें ईंधन दिया, फ्रांस ने हमें कहीं ना कहीं मदद की। तो हमारे पुराने संबंध हैं, लेकिन व्यापार के मामले में संबंध अच्छे होने के बावजूद भी उतने प्रगाढ़ नहीं हुए। हमारे देश के 13,000 बच्चे आज फ्रांस में पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका लक्ष्य 2030 तक 30,000 होना है। तो ऐसे में सबसे पहला प्रधानमंत्री मोदी पर्यटन को बढ़ावा देना चाहते हैं आज के इस पूरे लार्जर देन लाइफ इवेंट से। दूसरा, डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देना चाहते हैं। साथ में ये जो टेक्निक है जिसमें हम बात कर रहे हैं कि क्या देके जाएंगे उनके दोस्त, उसमें सोलर से लेकर बहुत ज्यादा निवेश हम उम्मीद कर रहे हैं, जिसमें राजस्थान से लेकर अलग राज्य होने वाले हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि हम रक्षा के मामले में जो हमारी बातचीत चल रही थी उसको और आगे बढ़ाने वाले हैं, हम और आत्मनिर्भर होने वाले हैं। और इन सबसे क्या होगा? पहला, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज जो सबकी हमारी नजरें टिकी हुई हैं फ्रांस के साथ, आज जो रहेगा, अगले 2 दिन रहेगा उस पर। दूसरा कि हम आत्मनिर्भर होंगे रक्षा के मामले में, जो हमारे लिए सालों तक, दशकों तक चुनौती थी। और तीसरी है कि 2024 में जो वोटर है, जो नरेंद्र मोदी को वोट करेगा, क्योंकि एक तो होता है कमिटेड वोटर, एक होता है फ्लोटिंग वोटर। ये तमाम स्थितियों को देखने के बाद जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जहां पे भारत जिस पटल पर पहुंचा है, वो भी मन मस्तिष्क पर ये कहीं ना कहीं 2024 की भारत को साफ साफ लिख देगा। तो ये जो पूरी स्ट्रैटेजी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, व्यापार को बढ़ाना, डिजिटल जो भारत का जो डिजिटलाइजेशन है उसको एक और अलग मकाम पर लेकर जाना, जहां पर दूसरे देश हमसे ये टेक्निक चाहते हैं, यूपीआई का बढ़ावा करना, पेटीएम था, तमाम चीजें थी, कैसे यूपीआई आगे बढ़ रहा है। और 2047 तक, देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है विजेंद्र, हम आज़ाद हुए 1947 में, 2047 हमारे लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होना है। आज़ादी के 100 साल बाद भारत कहाँ खड़ा है, भारत के युवा कहाँ खड़े हैं, भारत की महिलाओं की क्या स्थिति है। तो वो जो माइलस्टोन है वो हम फ्रांस के साथ साझा कर रहे हैं कि फ्रांस 2047 तक हमारा जो पूरा सोच है, हमारा जो व्यापार है, हमारा जो पूरा स्थिति है, वो 2047 तक हम उनके साथ सोच रहे हैं। तो ऐसे में वो हमारे लिए बहुत इस्तेमाल किया था यूरोप का। मैं कह रहा हूं कि शायद दोनों देश एक दूसरे को कह रहे होंगे कि यू आर रोप, जिसके जरिए हमें टारगेट को पूरा करना है, आप ही वो रस्सी हैं जिसके साथ हमें आगे बढ़ना है। और इसके साथ सवाल यह भी है कि भाई जो प्रधानमंत्री हैं उनको आप धार्मिक गुरु कह लीजिए, आर्थिक गुरु कह लीजिए, राजनीतिक गुरु कह लीजिए, पर्यटन के एम्बेसडर कह लीजिए, कॉमन मैन के अंदर जागृति पैदा करने वाले कह लीजिए, चाहे वो स्वच्छता के प्रति हो, हर घर जल योजना को लेकर हो। लेकिन इन सबसे इतर जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल होता है वो ये कि जब आप किसी एक देश के साथ नजदीकियां बढ़ाते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो कुछ आपके सहयोगी होते हैं जिनको खलती हैं चीजें, और उसको आप कैसे कंट्रोल करते हैं, दरअसल यही आपकी अंतर्राष्ट्रीय नीति होती है। तो जरा ये बताइए कि फ्रांस के साथ जो ये रिलेशन बन रहे हैं, इससे भारत को आने वाले वक्त में किन देशों से थोड़ा सा नजरअंदाज होना पड़ सकता है और कहां से और ज्यादा फायदा हो सकता है? देखिए, भारत अब जिस मुकाम पर है, कोई भी बड़ा डेवलपिंग और डेवलप्ड देश उसको इग्नोर नहीं कर सकता। भारत के पिछले 5 साल, पिछले 9 सालों का जो स्टैंड रहा है, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं हुआ। इसी फ्रांस ने अपनी राष्ट्र परेड में, अपने जो राष्ट्र दिवस वाले दिन बेस्टिल परेड में 2009 में मनमोहन सिंह को भी बुलाया था। लेकिन जिस तरीके की तरक्की, जैसे कि मैं आपको जिक्र करूं, जब पिछली लोकसभा थी तब पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने ये सवाल उठाया था पी चिदम्बरम जी ने कि ये जो डिजिटल यूपीआई पेमेंट की बात है ये
बकवास है। ये नहीं चल पाएगा भारत में, क्योंकि भारत के किसी गांव में ना तो किसी के पास बैंक अकाउंट है, ना वहाँ के लोगों के बैंक में पैसा है और फ़ोन नहीं है। लेकिन अब आज की स्थिति देखिए, आप राजस्थान, आप बिहार, आप केरला, आप किसी के भी पुराने गाँव में चले जाइए, आपको बीड़ी सिगरेट की दुकान पर भी वो UPI पेमेंट दिख जाएगा, आपको वो स्कैन दिख जाएगा। 50 रुपए पे कर रहे हैं तो कोई जेब में 50 रुपए लेके नहीं चल रहा है, वो स्कैन कर रहा है। ये बदलाव है। फिर आप जिक्र कर रहे थे फ्रांस और भारत, दूसरे देशों का। सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और भारत के बाहर आध्यात्मिक चेतना से आर्थिक चेतना के साथ साथ राजनीतिक चेतना, और राजनीतिक चेतना के साथ साथ सामाजिक चेतना, ये सभी चीज़ें जो एक साथ आई हैं, जिसका इम्पैक्ट भारत के लोगों में, भारत के देशवासियों में तो पड़ा ही है, लेकिन इंटरनेशनली पड़ा है कि जब टाइम स्क्वायर पर राम जी की प्रतिमा को या उसको शैडो को सजाया जाता है जिस दिन 22 जनवरी होता है, तो कोई भी देश उस स्थिति में नहीं है। लेकिन हाँ, देश परेशान है। हम सबसे बड़ी बात है, चाइना जिस तरीके से व्यापार को टेक ओवर करना चाहता है, हिंद प्रशांत वाला जो इलाका है, जो जिसे कहते हैं कि दक्षिण चाइना की जो वो पूरा जो इलाका है, वहाँ पे चाइना जिस तरीके से व्यापार के मामले में, विस्तारवाद के मामले में कर रहा है, वहाँ पर भारत जैसा स्टैंड का ज़रूरत है। उसके लिए चाइना को भी जरूरत है भारत की, फ्रांस भी अगर मदद है, फ्रांस की जो दोस्ती है, फ्रांस चाहता है कि चाइना इस तरह से विस्तारवाद ना करे यूरोप के मार्केट में। तो ये जो चाइना एक बहुत बड़ा फैक्टर है, आप जानते हैं। और फ्रांस के चक्कर में कनाडा के साथ भले ही कैसे संबंध हो गए, लेकिन यही बायलैटरल तरीका है। व्यापार है, विस्तार है, एक्सचेंज है, निवेश है, लेकिन इंटरनेशनली भारत का कहाँ प्लेसमेंट है, ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है कि ये कहाँ हो रहा है। देखिए, एक तीर से कितने निशाने हो रहे हैं। व्यापार बढ़ रहा है, मैनेजमेंट हो रहा है, मैसेज जा रहा है, पर्यटन की बात हो रही है। अब आप देखिए पूरे भारत में बिल्कुल अदिति, दरअसल ये दो विश्व की सबसे प्राचीन भाषाओं के अंदर का भी मिलन है, रोमन और देवनागरी का। वापस आप